हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर की मैं शुरुआत एक छोटे से कोट से करूंगा। व्हेन यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बाई ऑल मीन्स कीप मूविंग। अगर आप रुक जाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। आज वही एक समय है, हम अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं और इस समय अगर हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहेंगे तो ये चीज़ें हमें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। स्टूडेंट, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। ये जो सारा प्रयास हो रहा है, कुछ आपको वीडियो लेक्चर भेजे जा रहे हैं या आपके साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, इसका मेन मकसद ये है कि आप कहीं अपनी पढ़ाई से दूर ना हट जाओ। तो ये जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे स्टूडेंट। तो इसी कोशिश में आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। स्पेशली दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 10th। अदरवाइज बाकी सभी स्टूडेंट को भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। तो चाहे स्टूडेंट क्लास 9th का है, चाहे 8th का है, चाहे 11th का है, ठीक है, उन सबको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेसेस है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पहले पढ़ चुके हैं, तो सेकंड टॉपिक इज रेस्पिरेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन अगर हम सिंपल भाषा में पहले से ही क्लैरिटी के साथ चले, व्हाट इज रेस्पिरेशन? देन रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो आप फूड खाते हैं उसको ब्रेक करना, टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी। हम खाना ही क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो जब वो फूड मटेरियल हम यूज करते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन वो फूड जो है हमारे सेल के अंदर एंटर करता है। जितने भी बॉडी के सेल हैं, हम जानते हैं वी आर मीन्स बिलियनियर एज फार एज सेल्स आर कंसर्न इन आवर बॉडी। हमारे सेल बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। तो जब फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसी सेल, तो इस फूड मटेरियल में जो हिडन एनर्जी है, उस एनर्जी को बाहर निकालना और उसको सेल में कंजर्व करके रख लेना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो वो फूड बाकी बचा, ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एंड प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी है, और वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फूड में जो हिडन एनर्जी है, उसका जो एक्सट्रैक्शन है, दैट process of extraction of energy from the food material is called respiration। ठीक है, this is very simple definition। हम जानते हैं there are variety of organism on the earth। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मान लो प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया स्टडी की है इससे पिछले लेक्चर्स में, बैक्टीरिया, ठीक है, और ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, फंगस हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो ये सभी ऑर्गेनिज्म सेलुलर हैं, मतलब कि सेल से मिलके बने। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। तो इन सब का जो फूड में से एनर्जी निकालने का जो मैकेनिज्म है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो वही हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आपके हो सकता है बुक्स में डेफिनेशन थोड़ी अलग भी दे रखी हो। ठीक है, जैसे हो सकता है उसमें दे रखा हो, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मीन्स रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हम जो फूड मटेरियल, मान लीजिए आपने ग्लूकोज
कार्बोहाइड्रेट खाया, दिस इज ग्लूकोज। मेरे साथ डिटेल में समझते रहना, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग रट्टे मारते हैं और हम क्लैरिटी हमें नहीं होती है कंसेप्ट की। ग्लूकोज क्या है? ये फूड। एक्चुअल में जो ये फूड है, केमिकली अगर हम बात करें, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये फूड है। फूड क्या हो सकता है? विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, विच इज रिच इन एनर्जी, उसी को फूड बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और एनर्जी में क्या है? रिलेशन है। वही फूड हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा है, और वही फूड हो सकता है जिसमें एनर्जी ज्यादा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो इस फूड में से हमने क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है किसी दूसरे को देने हैं, ट्रांसफर करना है उनको, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो रेस्पिरेशन है, जो हमारे सेल के अंदर चल रहा है, उसमें एक्चुअली में हम करते क्या है? फूड मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? एटीपी। लास्ट वीडियोस में आपने मुझे लिख के भेजा था कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एंड दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मीन जब भी हम फूड मटेरियल को यूज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे सेल में क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूड करें कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस, टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड विच इज रिक्वायर्ड बाई सेल। फिर आप सोचेंगे कि एनर्जी जब इसमें है तो सेल डायरेक्टली इसी की एनर्जी को क्यों यूज नहीं कर लेता? मींस पहले सेल इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर एनर्जी सेल इसमें से लेगा। सेल कैन नॉट यूज एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लूकोज। फर्स्ट सेल हैज टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म। सेल जिसको यूज कर सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हम जो है इसमें इंडिया में अगर आपके पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, तो आप कोई चीज खरीदने जाओ तो आपको डायरेक्ट वो हो सकता है सामान ना मिले, तो आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करवाना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, ठीक है, फिर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ऐसा यहां पे है, एनर्जी तो इसमें है, ठीक है, इट इज ऑल्सो करेंसी, बट इट कैन नॉट यूज बाई डायरेक्टली बाई सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल हैज टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। क्लियर? तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई फूड में जो एनर्जी है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक, ओके। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है, वो ये आ रही है कि हमने तो रेस्पिरेशन समझा है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब इनहेल करना और उसके बाद एक्सहेल करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को रेस्पिरेशन हमने समझते रहे हैं आज दिन तक। बट दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। हम उसको सिंपल भाषा में कह देते हैं कि रेस्पिरेशन, मतलब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो फिर इसका रेस्पिरेशन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो भी हम समझते हैं, ओके। अब ये एक सेल है, हमने खाना खाया, फूड को हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेशन जो हमें पता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद फूड जो है सिंपल प्रोडक्ट में टूट चुका है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, राइट, और फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह, जो भी हमने लास्ट वीडियो में समझा थी चीजें सारी। उसके बाद ये फूड जो है, मान लीजिए ग्लूकोज को हम सेल के अंदर लेके जा रहे हैं, दिस इज ग्लूकोज, ओके।
दूसरी साइड हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। ये तो है डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाया। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम साथ में सांस भी ले रहे हैं, तो जो हम ब्रीथ इनहेल किया, इनहेल किया हमने, तो इनहेलेशन में हमने ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की। लंग्स के आगे जो है वो क्या जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड लेके कहां जा रहा है, इनसाइड द सेल। ओके, ऑक्सीजन भी यहां पहुंच गई। अब देखो क्या कनेक्शन क्या है ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। मैंने आपको कहा, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ग्लूकोज इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम है, लेस। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ठीक है। तो जो फूड है वो तभी ब्रेक हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला तैयार हो। तो ऑक्सीजन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। थोड़ी देर जरा ओके, सो दिस ऑक्सीजन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दिस ग्लूकोज इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है। व्हाई दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स? बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, right? They are very rich in electrons. So when they are very rich in electron, our cell can remove the electron, our cell can oxidize these molecules with the help of some electron acceptor, and oxygen act that role inside the cell. Okay, so with the use of oxygen, this glucose get oxidized and completely means break down into carbon dioxide and water in some cells। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर कनेक्शन बता रहा था, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रीदिंग इन द रेस्पिरेशन। आप एक बात तो क्लियर हो रही है यहां पे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन आता है, हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एक रेस्पिरेशन वो है जो एक्चुअल में हो रही है, दैट अकरिंग इनसाइड द सेल, राइट? एंड ब्रीदिंग हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर which helps in the oxidation of food, and during oxidation of food cell produce ATP. Okay, so this is respiration, right? तो अगले हम टॉपिक अगर हम देखें कि क्या ये रेस्पिरेशन जो है वो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती के ऊपर सभी में एक जैसा होता है? नो। रेस्पिरेशन जो है वो मेनली टू टाइप का है। टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। First is aerobic respiration. Second one is anaerobic respiration. Okay. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन क्या है, तो ये बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, रेस्पिरेशन इज द ब्रेक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हम ऑक्सीडेशन फूड का कर रहे हैं, अगर हम उसमें ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो इसी तरह की रेस्पिरेशन करते हैं। बट इन सम अदर केसेस द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड मीन्स सेल यूज सम अदर मैकेनिज्म। सो in the absence of oxygen respiration occurs in some cells। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें some bacteria, some cells of our own body like muscle cells and some other organism, they can perform this type of respiration, that is called anaerobic respiration, means respiration with the help of oxygen। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का।
In some other organism, the oxygen will not act as terminal electron acceptor. Some other molecule will perform this duty, right? So that is called anaerobic respiration. तो रेस्पिरेशन दो तरह की है, ये हम समझ गए. ओके, सो फर्स्ट रेस्पिरेशन जो है वो एनएरोबिक, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. मुझे लगता है पहले आपको एरोबिक समझा दी जाए तो आप एनारोबिक को बढ़िया समझ सकते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने लास्ट वीडियो में जो है वो रेस्पिरेशन के न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है. इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि न्यूट्रिशन जो फूड मटेरियल है उसमें से एनर्जी कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एक टिपिकल सेल बना, मतलब कोई भी सेल हो सकता है, चाहे ये बैक्टीरिया है, चाहे फंगल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उस सेल को आप समझ सकते हैं. जो भी ऑर्गेनिज्म है जो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहा, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को एज अ फूड, ग्लूकोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ग्लूकोज सबसे पहले सेल के अंदर एंटर कर रहा है. ग्लूकोज एंटर इनसाइड द सेल. नाउ दिस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट. मैं अभी आपको ये 10th 9th लेवल में पढ़ा रहा हूं तो बहुत डिटेल में हम नहीं समझेंगे, बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, एक बात तो आप दिमाग में रखो कि ग्लूकोज इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, राइट. सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, अगर ये ब्रेक होगा देन दैट रिएक्शन विल एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मींस अगर इसका ब्रेकडाउन होगा किसी तरह से, सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इस ग्लूकोज को ब्रेक कर सकता है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है ये, राइट. और जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक इसमें हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 6 कार्बन है, और ये ब्रेक हो जाएगा 2 छोटे मॉलिक्यूल में जिनको हम बोलते हैं पायरुवेट. एक पायरुवेट और दूसरा पायरुवेट. ओके, जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ये तो हम पढ़ रहे थे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो हमने ब्रेक किया इसको. जब ये ब्रेकडाउन हुआ, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस इसमें से हीट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी. कैसी रिएक्शन है ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? इट इज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. जो इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में अपने सेल के अंदर कंजर्व करके रख सकते हैं. ओके, इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. यहां पर एक एटीपी पड़ा है और एक फॉस्फेट पड़ा है जो इसके साथ कंबाइंड होना चाहता है, केमिकली बाउंड होना चाहता है, राइट. और इसके इन दोनों के केमिकली रिएक्ट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, जैसे 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी जो है इसको चाहिए आपस में रिएक्ट होने के लिए. एनर्जी मिल नहीं रही है, लेकिन जैसे फूड एंटर किया इसमें से कुछ एनर्जी निकली, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होना, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एडीपी और फॉस्फेट आपस में रिएक्ट होना चाहते हैं, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का साथ देंगी. ये ब्रेक हो रहा है तो इसमें से एनर्जी निकल रही है, और ये बनना चाहता है एटीपी, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो यहां यूज हो जाएगी. मीन्स दिस एटीपी मॉलिक्यूल इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, राइट. लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है वो प्रोड्यूस होता है. दिस इज द एंड प्रोडक्ट, राइट. सो दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म. अभी भी इस जो एंड प्रोडक्ट है इसमें कुछ एनर्जी बची है, और ये पायरुविक एसिड जो है इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. हमने इसका डायग्राम भी डिटेल में स्टडी किया था. इस तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये. दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया.
And in mitochondria, these pyruvic molecules, pyruvic acid molecule will completely break down into, pyruvic acid जो है completely break down होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और यहां पर इनके ब्रेकडाउन से और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और अगर आपको याद होगा वो वीडियो, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां इसकी इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एक तरह का प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, पीएमएफ, और उसकी वजह से हम यहां पर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एटीपी, राइट। सो एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है कुछ साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो रहा है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, सो दिस प्रोसेस इज एनारोबिक। बट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन इज required, directly or indirectly oxygen is required, right? So this process which occurs inside the mitochondria, this is actually aerobic respiration. हमने पढ़ा था कि mitochondria helps in aerobic respiration. So food material ग्लूकोज डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, पहले कुछ ब्रेकडाउन हो जाएगा कहां, साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड विल अगेन एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर दैट विल ब्रेक डाउन कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी। तो मोस्ट ऑफ जो एटीपी है, अगर हम देखें जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो लगभग 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। हो सकता है आपकी बुक में 38 भी लिखे हों, बट वो बात की बात है, हम ये समझ लो 36 एटीपी लेके चलते हैं। तो 36 एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें आप इतना समझ लीजिए सिर्फ 2 एटीपी ही कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और बाकी जो 34 एटीपी हैं दे प्रोड्यूस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब सोचो उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। There are some bacteria in which mitochondria is not present, right? So they will not perform this aerobic respiration. Only यहां तक ही प्रोसेस उसमें होता है। इसको हम आगे इसमें देखते हैं। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आप जानते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। तो ग्लूकोज जब उसमें एंटर करेगा तो उससे पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस होगा इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में एक काम और हो रहा है, इस फूड मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मींस ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर NAD पॉजिटिव निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव में, राइट। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इसमें से, और जब इलेक्ट्रॉन को मतलब इसके ब्रेकडाउन में इसका रोल है NAD पॉजिटिव का, ओके। अब यहां पर हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस हो गए। इस बेचारे बैक्टीरिया को इसी 2 ATP से ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इससे आगे ये ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। अब इसका जो एंड प्रोडक्ट है, दिस इज एक्चुअली बेस्ट प्रोडक्ट फॉर बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया हैज टू रिमूव दिस एंड प्रोडक्ट, एक्सक्रीट आउटसाइड, बट एक प्रॉब्लम उसके साथ क्या आ रही है कि जो नेक्स्ट ग्लूकोज आ रहा है सेल के अंदर उसको भी ब्रेक डाउन करना है, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने वाले NAD पॉजिटिव हैं वो सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी लोडेड हैं। पहले उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये NAD जो H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। आप इतना समझ लो कि इसको तो बाहर जाना है पायरुविक एसिड को, तो NADH ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरे भी साथ लेते जाओ।
तो ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पायरुविक एसिड है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। नाउ लैक्टिक एसिड इज फाइनली एंड प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दैट बैक्टीरिया, दिस लैक्टिक एसिड विल गो आउटसाइड। इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ, NAD पॉजिटिव दोबारा से रीजनरेट हो गया, ये जो नया ग्लूकोज आया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो NAD पॉजिटिव है वो यहां पर फिर से यूज हो जाएगा, NADH2 बन जाएगा ये, तो ये इसको हम NADH+H है उसको मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया, राइट। तो इससे फिर से पायरुविक एसिड बनेगा और फिर से जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह का भी प्रोसेस जो है कुछ एक ऑर्गेनिज्म में होता है। इन दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, it occurs without the use of oxygen, so this is actually anaerobic respiration, anaerobic respiration। यही रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स में होती है, जैसे मसल सेल है हमारे, मान लीजिए ये हमारा मसल सेल है, ओके। जब हम बिल्कुल